एक तरफ ट्रंप से लेकर यूरोपियन देशों तक की तरफ से लगातार रूस यूक्रेन की वॉर को रुकवाने की तमाम कोशिशों का ढिंढोरा पीटा जाता है। फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस यूक्रेन को राफेल जेट्स देगा, जो हमारे पास भी हैं। यूक्रेन ने फ्रांस के साथ 10 साल में 100 राफेल जेट्स लेने का लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है। इस सौदे में एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे, बॉम्ब्स भी होंगे, ड्रोन्स भी होंगी, मिसाइल्स भी होंगी। इस खरीद को यूरोप में जमा रूस के पैसे से फंड करने की योजना है। एक्चुअली रशिया के बाहर जो रशिया के सॉवरेन फंड्स थे, इन्वेस्टमेंट्स थी, वो सब सीज कर लिए हैं यूरोप ने और अमेरिका ने। अब उसी पैसे से उसी को बेचेंगे, उसी का पैसा लेंगे और उसी पैसे से ये यूक्रेन को 100 राफेल जेट्स जो हैं वो देने वाले हैं। यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस और ब्रिटेन 30 देशों का गठबंधन बनाने का भी एक प्लान बना रहा है। राफेल जेट्स यूक्रेन की एयर डिफेंस कैपेसिटी को और मजबूत करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह सौदा सिर्फ जेट्स तक सीमित नहीं होगा, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे और तमाम और चीज़ें भी होंगी। ये विमान फ्रांस के मौजूदा स्टॉक से नहीं बेचे जाएंगे, इन्हें नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेनी सेना को फिर से खड़ा करने के लिए 100 जेट्स तो कम से कम चाहिए। अब सवाल ये है कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि यूक्रेन को राफेल देना ये युद्ध खत्म कराने की कोशिश है या युद्ध को बढ़ाने के लिए आप एक आदमी को और ताकतवर बनानेंगे तो लड़ हम तेरे साथ। शुद्ध बिजनेस है सर, ये शुद्ध व्यवसाय है। फ्रांस राफेल बेच के पैसा बनाएगा ना, फ्रांस राफेल भेजेगा तो पैसा लेगा, फ्री में तो देगा नहीं। तो जो रशिया का बाहर सॉवरेन फंड है उससे वो पैसा ले लेगा, तो फ्रांस को तो बिजनेस मिल रहा है। और फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि भाई राफेल जाएगा तो यूक्रेन बहुत बेहतर तरीके से युद्ध लड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद, ये जो समझौता हुआ, इसके बाद रशिया और तेज आक्रमण करेगा यूक्रेन के ऊपर। और वो स्थिति जब तक आएगी कि वो नए राफेल प्लेन बनाकर यूक्रेन को सप्लाई करेंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि आधा हिस्सा रूस के कब्जे में चला जाएगा। और अभी जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति के खिलाफ, जेलेंस्की के खिलाफ जो करप्शन के जो चार्जेस लगे और जो विरोध वहां पर तेजी से बढ़ा है, कह रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो गया उन्हें अपने देश के अंदर संभालना। और जनता कह रही है कि भाई इतने साल से युद्ध लड़ रहे हो, या तो आप जीतो या समझौते की टेबल पे बैठो। ऐसा देश कब तक चलेगा कि इतनी ठंड आ गई है कि ऊर्जा की वहां बिजली नहीं है, लोग ठंड से वहां मर रहे हैं। लोगों को सारे ऊर्जा संयंत्र पे रशिया हमला कर रहा है, 12-12 घंटे बिजली नहीं है, इतने -20 और -20 डिग्री टेम्परेचर में, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो मुझे लग रहा है कि यूक्रेन के लिए आसान नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है जिस तरीके से ब्रिटेन ने और फ्रांस ने कहा है, ये युद्ध को भड़काने वाली बात है। जहां ट्रंप युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां फ्रांस और ब्रिटेन इस तरीके से बयान देकर और उस तरीके से मदद करके इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कल सर एक वीडियो रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यूक्रेन के एक परिवार का हाल बताया जा रहा था। एक्चुअली क्या है, रशिया ने पिछले साल, अभी 4 साल हो गए लड़ाई को, तो 3 साल तक वो क्या करता रहा कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर, वो जो है ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स पर जो है वो हमले करता था, इनके पावर हाउसेस वगैरह पर, कि भाई बिजली चली जाए। उसने तब तक कभी इनकी गैस सप्लाई पर हमला नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि उसकी जो गैस सप्लाई है, उसकी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर ही यूरोप को जाती थी और तब तक ये व्यापार चलता था उसका। अब वो व्यापार कर दिया यूरोप ने बंद, तो अब उस पाइपलाइन का कोई मतलब नहीं है। अब वो उसी पाइपलाइन से इनकी भी गैस की आपूर्ति होती है यूक्रेन की, अब वो वहाँ हमले कर रहा है। तो अब वो, मैं फैमिली को देख रहा था, उसमें 2 बच्चे थे। उन्होंने कहा जब पहले बिजली जाती थी और बिजली अक्सर चली जाती थी, कई कई दिन भी नहीं आती थी, तो हम पोर्टेबल, हमारे पास वो होते थे लैंप वगैरह, उससे हम लोग काम करते थे, लेकिन गैस ऑन रहती थी तो हीट रहती थी घर में के अंदर। और वो जब हमारे डिस्चार्ज हो जाते थे तो हम किसी मॉल में चले जाते थे, वहाँ जाके दोबारा चार्ज कर लेते थे। लेकिन हम बिजली के बिना रहना सीख गए हैं, हम गैस के बिना नहीं रह सकते। ठंड में, नवंबर दिसंबर में दिल्ली में तापमान जो है 9-10 डिग्री चला जाता है, कभी वहाँ तो माइनस में चला गया है। कल तो वहाँ तो दिल्ली में देखिए तो वहाँ तो माइनस में कह रहे हैं हम बिना गैस के नहीं रह पाएंगे। और अब गैस पे ही बम मार रहे हैं पुतिन। अब दुनिया की एक और अजीबोगरीब खबर जान लीजिए आप। 7 साल के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये अमेरिका के दौरे पर हैं। हम तानाशाह राजा ऐसे हम किसी सब कहते हैं ना दुनिया में, असली राजा लोग यही हैं, यही राजा ही यही है, जो कह दिया कर्म से वो फरमान है इनका। क्राउन प्रिंस के दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर बड़ी मेहरबानी दिखाई है। ट्रंप ने मेहमान नवाजी से पहले ही मोहम्मद बिन सलमान पर तोहफों की बरसात कर दी। ट्रंप ने कहा कि अब वो F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को देंगे। अभी तक अमेरिका यूरोप के कुछ सहयोगी देशों को ही F-35 जेट्स देता है। ट्रंप ने सऊदी अरब को एक महान देश बताया, क्राउन प्रिंस को एक बेहतरीन सहयोगी बताया। सऊदी अरब लंबे वक्त से चाह रहा था कि उसको ये फाइटर जेट्स मिले, क्योंकि उसके वहाँ उस दुश्मन कौन है, एक तो यमन की हुतियों से इनकी लड़ाई चलती है, ईरान से इनको थोड़ा डर रहता है, और अब इजराइल से भी सब डरते हैं, क्योंकि इजराइल ने
कतर के ऊपर भी मिसाइल मार दी थी। लेकिन ये कहा जा रहा था ट्रंप ने इसकी मंजूरी तो दे दी है, मंजूरी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बावजूद आई। क्या था इस रिपोर्ट में? इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये चेतावनी दी गई थी कि अगर ये डील होती है तो इसका फायदा चीन को हो सकता है। ये जो आप यूएई भी इनसे F-35 चाहता है, सऊदी अरब भी चाहता है, सऊदी अरब को ये देने वाले हैं। इनको खतरा ये है यूएस के ऑफिशियल्स को कि इनके जरिए, क्योंकि इनके चीन से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये F-35 की टेक्नोलॉजी चाइना को दे सकते हैं। चाइना इसको चोरी कर सकता है, सबवर्जन के जरिए ये तकनीक चाइना तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद ट्रंप सऊदी अरब को जहाज दे रहे हैं। Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah. And also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with Qatar? Yeah, no, I am planning on doing that. Yeah. You're gonna They sell want to the buy. They've been a F-35s? great ally. They've got to like us very much. अच्छा, आपको मालूम है ये 7 साल के बाद क्यों आए हैं? क्योंकि 7 साल पहले इनके ऊपर, इन्हीं व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉलमनिस्ट थे कमाल खशोगी, उनकी हत्या करवाई थी और उसका ऑर्डर इन्होंने दिया था। और वो हत्या आप जानते हैं कहाँ हुई थी? वो हुई थी तुर्की में, सऊदी अरब के दूतावास के अंदर, और फिर उस आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो बहुत तहलका मचा था और इनको पूरी दुनिया में बॉयकॉट कर दिया गया था। इसलिए ये 7 साल तक आ नहीं पाए। उसके बावजूद इस सऊदी अरब पर इतने मेहरबान जो हैं आपको इस वक्त ट्रंप जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, ये तो खैर अमेरिका, उसकी पोल पट्टी जिस तरह से खुली है पिछले कुछ दिनों में, भाई वो सीरिया का शासक जिसको आतंकवादी बताकर जाने कितने बिलियन डॉलर का रिवॉर्ड रखा हुआ था, शर्रा। और उसके साथ वो ओवल में पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारी एक ही बीवी है कि और ज्यादा है, बताओ जरा, मौज इत्र लगा रहे हैं। तो मतलब इत्र, हाँ, इत्र भी लगा रहे थे। तो अमेरिका पूरी तरह से जो ट्रेड है उसके अलावा कुछ जानता नहीं। पहले वो दबे छिपे करता था, पहले वो कुछ आवरण थे, कुछ थोड़ा सा कुछ चीजों को रखता था कि भाई यहां नहीं करेंगे। अब ट्रंप को लगता है कि वो जो एक उन्होंने दे दिया 4 अक्षरों का ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अब उनके गले की बन गया है हड्डी। चूंकि अमेरिका तो ग्रेट बन नहीं पा रहा है, उनको लग रहा है कि इस तरह की डील्स के जरिए हम अमेरिका को ग्रेट बना लेंगे। और एक बात और कही जा रही कि अमेरिका की जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हमको बेचे, चाहे वो सऊदी को बेचे, उसके पास एक तो पैसे चाहिए उसको, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो कैसे चले। दूसरा, उसकी जो पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ठप सी पड़ती दिख रही है। अब और ऑप्शन बहुत हो गए ना, अलग अलग देशों के पास अब ऑप्शन हो गए। पहले अमेरिका और रशिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो वो भी एक बड़ी वजह है जिससे इनको लगता है कि इस तरह के सौदे होते रहने।